13 नवंबर 1965 के शुरुआती घंटों में यारमाउथ कैसल की पैसेंजर लाइन पर आग लग गई और आग ने पूरे जहाज को इतनी तेजी से घेर लिया कि सभी पैसेंजर्स को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। लेकिन लकीली पास के जहाज़ों ने आग को देखकर अलार्म बजाया और पैसेंजर्स और क्रू को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सुबह 4 बजे तक उन्होंने जितने पॉसिबल हो सके उतने पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दुखद रूप से हर कोई जिंदा नहीं बच पाया। 87 लोग जहाज के साथ नीचे चले गए और दूसरे 3 पैसेंजर्स की भी बाद में इंजरीज के कारण हॉस्पिटल में मौत हो गई। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? जो चीज एक रेगुलर क्रूज के रूप में शुरू हुई थी, वो इतनी जल्दी इतने बड़े हादसे में कैसे बदल गई? एसएस यारमाउथ कैसल ने 1927 में न्यूयॉर्क सिटी से यारमाउथ नोवा स्कॉटिया रूट पर सर्विस की एक लाइन ऑपरेट करने वाली इवेंजेलिन के रूप में अपनी सर्विस शुरू की। वो 750 पैसेंजर्स और 141 क्रू की कैपेसिटी वाला एक ट्विन स्क्रू 115 मीटर पैसेंजर लाइनर था। उसकी लाइफ के कुछ ही सालों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसके कारण उसे वॉर शिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करना पड़ा, जहां वो 1 जुलाई 1946 को पैसेंजर सर्विस में लौटने से पहले मुख्य रूप से दुनिया भर में ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट करने वाली एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज बन गई थी। वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी मरम्मत में ये डिसाइड किया गया कि जहाज को मॉडर्न डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक लाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, इसलिए कोस्ट गार्ड ने उसे अपने पुराने लकड़ी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने की परमिशन दी, लेकिन कुछ बदलाव पर जोर दिया, जैसे कि पूरे जहाज में स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करना। अगले दशक में वो कई अलग अलग रूट्स पर सेवा करती रही और फाइनली उसे बेचकर साल 1963 में एक नया नाम दिया गया, जो था यारमाउथ कैसल, और उसे पैनामेनियन रजिस्ट्री में वापस भेज दिया गया। उसके नए ओनर्स ने उसे फ्लोरिडा, मायामी और नेसाउ बहामास के बीच 186 माइल्स के रूट पर चलने वाले एक प्लेजर क्रूज शिप के रूप में ऑपरेट किया। ये वही रूट है जिसे उसने 12 नवंबर 1965 को अपनी आखिरी जर्नी तक फॉलो किया था। उस शाम 5 बजे उसने 552 लोगों के साथ मायामी से अपनी जर्नी शुरू की, जिसमें 376 पैसेंजर्स थे और 176 लोगों का क्रू भी था। उसका रूट नॉर्थ ईस्ट मायामी से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस चैनल की ओर जाता था, जो ईस्ट की ओर जाता था और फिर साउथ में सीधे नेसाउ की ओर मुड़ जाता था। जर्नी स्टार्ट होने के बाद पैसेंजर्स ने रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक खूबसूरत शाम का मजा लिया, क्योंकि यारमाउथ कैसल साफ आसमान में टिमटिमाते तारों के साथ समंदर में चल रहा था। जब सभी पैसेंजर्स रात होने पर अपने रूम में गए, तब जहाज के डेक पर समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद जहाज के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। आधी रात के आसपास यारमाउथ कैसल 101 डिग्री के कोस्ट पर था, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविडेंस चैनल से लगभग 8 मील आगे एक तैयार कार्गो जहाज और लगभग 12 मील पीछे एक दूसरे पैसेंजर जहाज बहामा स्टार के बीच से गुजर रहा था। नीचे इंजन रूम में इंजीनियर्स ने अचानक नेचुरल ड्राफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम से कुछ धुआं निकलते देखा, इसलिए उन्होंने अपने चीफ को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिन्होंने तुरंत आग के सोर्स को ढूंढने की खोज शुरू कर दी। अगले कुछ मिनटों में जहाज के मास्टर और कई दूसरे लोग भी उस तलाश में शामिल हो गए, जिन्हें धुएं की स्मेल तो आ रही थी, लेकिन आग की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि ये आधी रात के आसपास एक स्टोरेज स्पेस में आग लग गई थी, जहां पर कुछ गद्दे और टूटी हुई डेक कुर्सियां रखी हुई थी और वहां पर कोई इंसान नहीं था, क्योंकि ये ओरिजिनली एक टॉयलेट था। उस स्टोरेज रूम में कोई स्प्रिंकलर भी नहीं था, इसलिए आग की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक कि जहाज के चारों ओर धुएं की स्मेल नहीं आने लगी। जब तक उन्हें आग का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ऊपर डेक तक फैल चुकी थी और इतनी बड़ी थी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी काम करने का कोई खास मौका नहीं मिला। बाद में उन्होंने मेन फायर पंप के द्वारा फायर होसेस से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि इसका भी बहुत कम असर हुआ। मास्टर ब्रिज पर लौट आया, लेकिन अब तक आग की लपटें चार्ट रूम और रेडियो रूम तक पहुंच चुकी थी, जिससे जहाज पर हालत बहुत सीरियस हो गए थे। रेडियो ऑफिसर एक डिस्ट्रेस मैसेज नहीं सेंड कर पा रहा था और सेकंड ऑफिसर भी जनरल अलार्म नहीं भेज पा रहा था। हालांकि वो एक खिड़की तोड़कर जहाज की सीटी बजाने के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन पूरा सिग्नल कंप्लीट नहीं कर सका था। 7 छोटे शॉट्स के बाद एक लंबे शॉट के बाद कोई भी अलार्म शिप पर एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादातर पैसेंजर्स पूरी तरह से अनजान थे कि जहाज पर क्या हो रहा था।
जब तक कि उन्होंने लोगों का शोर नहीं सुना। लगभग 1:30 बजे यारमाउथ कैसल के आगे चल रहे जहाज एमवी फिनपोल के ऑफिसर ने देखा कि जहाज के स्टर्न की रेंज बढ़ने लगी थी। उसने चारों ओर देखा और उस डायरेक्शन में एक चमक देखी, और जब उसने अपने बाइनोकुलर से देखा तो उसे एक जहाज में आग लगी हुई दिखाई दी, जो कि यारमाउथ कैसल ही था। 2 मिनट्स के अंदर अंदर उसने अपने जहाज के कैप्टन को बुलाया और यारमाउथ कैसल को मदद करने का ऑफर किया। उनके रेडियो ऑफिसर ने लोकल स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोकल स्टेशन की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसलिए 1:54 पर उन्होंने कोस्ट गार्ड मायामी में खबर दी कि उन्हें एक जहाज में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच यारमाउथ कैसल के एक स्टर्न को बहामा स्टार के मास्टर ने भी देखा। जब वो लाइट हाउस की रोशनी को अपने जहाज के पोर्ट होल से देख रहे थे, तब उसने पोर्ट बोक से दूर होराइजन पर एक ऑरेंज चमक देखी। जब वो अपने जहाज के ब्रिज पर पहुंचा, तब उसने देखा कि ये जो चमक थी वो किसी और जहाज पर आग लगने की वजह से दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने तुरंत अपने हेल्म्समैन को उस जहाज के बाईं ओर चलने के लिए कहा। यहाँ पर यारमाउथ कैसल पर क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को अकोमोडेशन से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और लाइफ बोट्स को भी पानी में उतारना शुरू कर रहे थे, बस यही उम्मीद में कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया और उसके अंदर इमरजेंसी रेडियो भी था। मास्टर और कुछ क्रू ने बाद में उस लाइफ बोट में जहाज को छोड़ दिया और अलार्म बजाने की कोशिश करने के लिए रेडियो और फ्लेयर्स का यूज किया। 2:15 पर पहला रिस्पॉन्डिंग जहाज एमवी फिनपोल जलते हुए यारमाउथ कैसल से सिर्फ 1/3 मील की दूरी पर आकर खड़ा हो गया था। उन्होंने अपनी पोर्ट साइड लाइफ बोट को नीचे उतारा और पहले सर्वाइवर्स का अपने जहाज में स्वागत किया, जिसमें यारमाउथ कैसल का मास्टर भी शामिल था, जिसने उन्हें बताया कि जहाज में अराउंड 600 लोग ऑन बोर्ड थे और उन्हें और भी लाइफ बोट्स की जरूरत थी। जो लाइफ बोट्स जलते हुए यारमाउथ कैसल से दूर निकलने में कामयाब हो गई थी, वो जल्द से जल्द उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को उतारकर दूसरे सर्वाइवर्स को बचाने के लिए वापस लौट आ रही थी। फिनपोल जहाज के 10 मिनट बाद बहामा स्टार भी 2:25 पर यारमाउथ कैसल के स्टारबोर्ड की तरफ ड्राइंग करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गई। आप जरा सोचकर देखिए कि उन जिंदा बचे हुए लोगों की खुशी का क्या ठिकाना होगा जब उन्होंने रेस्क्यू जहाजों को अंधेरे से बाहर आते हुए देखा होगा। बहामा स्टार ने अपनी 14 लाइफ बोट्स पानी में उतार दी और सैकड़ों पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को जलते हुए यारमाउथ कैसल से अपने जहाज पर लेना शुरू कर दिया। अब तक यारमाउथ कैसल में आग लगने की जो रिपोर्ट फिनपोल ने कोस्ट गार्ड रेडियो स्टेशन को भेजी थी, वो कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन मायामी तक पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने 2:36 पर पहला फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट घटनास्थल पर भेज दिया था। लगभग अगले 1 घंटे में 3 फिक्स्ड विंग और 3 रोटरी एयरक्राफ्ट हवा में थे और रात भर लाइट देने के साथ साथ इंजर्ड पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे। यारमाउथ कैसल के नीचे इंजन रूम में इंजीनियर्स ने डेक पर आग से लड़ने वाले लोगों पर जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रेशर देने के लिए फायर पंप को चालू रखा। यहाँ तक कि जब तक हर कोई बाहर नहीं निकल गया, तब तक होसेस को चालू रखने की कोशिश करने के लिए उन्होंने बज पंप को फायर में डाला। सुबह 4:15 तक इवैक्यूएशन पूरा हो चुका था और सभी सर्वाइवर्स को या तो फिनपोल या तो बहामा स्टार में पहुंचा दिया गया था। दोनों जहाज अगले कुछ घंटों तक घटनास्थल पर ही खड़े रहे और उस डरावने मंजर को देखते रहे जब तक यारमाउथ कैसल जलते हुए सुबह 6:03 पर बहती लहरों के बीच समंदर में समा गया। उसके बाद दोनों ही जहाज सभी बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर नेसा में ट्रांसफर करने के लिए रवाना हो गए और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट अगली शाम 5:45 तक वही खोज करते रहे। अब जब एयरक्राफ्ट भी वहां से चले गए तो घटनास्थल पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और अब वहां सिर्फ यारमाउथ कैसल का मलबा था, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविडेंस चैनल में कहीं पर पानी में सैकड़ों मीटर अंदर शांत हो गया था। आज तक मलबे की खोज ना होने के कारण इन्वेस्टिगेशन, विटनेस रिपोर्ट्स और यारमाउथ कैसल के सहयोगी जहाज के इंस्पेक्शन पर ही डिपेंड रही है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक सीखा गया है कि टॉयलेट स्पेस को स्टोरेज एरिया में कन्वर्ट करने का मतलब है कि कंबस्टिबल मटेरियल को एक अनप्रोटेक्टेड स्पेस में स्टोर किया गया था और पॉसिबली ज्यूरी रिग लाइटिंग या इतनी तेज झोंके से निकली चिंगारी से भी आग लगी होगी। एक बार आग भड़क गई और लकड़ी के सुपर स्ट्रक्चर से तेजी से फैल गई
और फाइनली मैन्युअली खोजने के बाद ही आग का पता चला। आग के बारे में पता लगने में देरी हुई, इसलिए आग पर तुरंत काबू पाना भी इम्पॉसिबल हो गया और इवैक्यूएशन ही एक अकेला ऑप्शन बच गया था। जनरल अलार्म जल्दी नहीं बजा, इसलिए पैसेंजर्स को बाहर निकालकर इकट्ठा करने में भी देरी हुई और इमरजेंसी मैसेज जल्दी ना भेज पाने के कारण अलार्म बजाने के लिए आसपास के जहाजों पर डिपेंड होना पड़ा। इसके अलावा ये सौभाग्य की बात थी कि बाकी दो जहाज रिस्पॉन्स देने के लिए काफी करीब थे और उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्स दे भी दिया, जिसके कारण 462 लोगों की जान बचा ली गई। यारमाउथ कैसल का ये हादसा कमर्शियल मैरीटाइम हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट बन गया, जिसके कारण पैसेंजर जहाजों के लिए सेफ्टी रूल्स में कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव हुए। इस हादसे की इंक्वायरी में जहाज के डिजाइन में, इमरजेंसी तैयारियों में और क्रू ट्रेनिंग में कई खामियां सामने आई, जिसका नतीजा ये निकला कि जहाजों पर आग के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर फायर डिटेक्शन सिस्टम्स, स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस और बेहतर मटेरियल को कंपलसरी करते हुए इंटरनेशनल मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मजबूत किया गया। हालांकि यारमाउथ कैसल का मलबा अभी तक रिकवर नहीं किया गया है, लेकिन इस हादसे से सीखे गए सबक ने दशकों में अनगिनत लोगों की जान बचाई है। आपकी राय में ऐसे हादसों को टालने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।